जब देश में संविधान का राज है तो फिर भी अंबेडकर को आदर्श मानने वाले लोग क्यों हर वर्ष 25 दिसंबर के दिन मनुस्मृति को जलाते हैं? इसको समझने के लिए यह जानना ज़रूरी है कि मनुस्मृति को कैसे और क्यों जलाया गया था। जय सावित्री, जय भीम। आज बात मनुस्मृति दहन दिवस की और मैं हूं आपके साथ हितेश। आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी। आखिर मनुस्मृति को ही क्यों जलाया गया? पहले थोड़ा मनुस्मृति के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दरअसल मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं। यह एक तरीके से हिंदुओं का कानूनी ग्रंथ माना जाता है। इसमें कुल 2094 श्लोक हैं। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था को ईश्वर द्वारा बताया गया है। इसमें दलितों को 4 वर्णों से अलग बताया गया है। साथ ही शूद्रों के लिए केवल एक जन्म की बात है। महिलाओं के विषय में महिलाओं की जो सेक्सुअलिटी है उस पर कंट्रोल करने जैसी बातें भी मनुस्मृति में मौजूद हैं। महिलाओं के संरक्षण जैसी बातें भी मनुस्मृति में मौजूद है। साथ ही जाति का कारण अर्थात जाति के अंदर शादी करने के प्रावधान का समर्थन और जाति के बाहर शादी को नकारने की बातें भी मौजूद हैं। उनका भी समर्थन मनुस्मृति करती दिखती है। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरुआत से इस विषय को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल 1927 में पानी का संघर्ष जारी था। आज भी जो जारी है, हमें देखने को इसके उदाहरण आज भी मिल जाते हैं। तब मनुस्मृति को जलाने का प्रस्ताव पास हुआ था, अर्थात महार सत्याग्रह के दौरान। आइए इस पर शुरू से बात करें। संघर्ष 1923 में समाज सुधारक सीताराम बोले जी के प्रयासों के द्वारा बंबई असेंबली में प्रस्ताव पास हुआ था, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों को दलितों के लिए खोला जाना था। उन सार्वजनिक स्थानों में अस्पताल, जलाशय, कुएं आदि स्थान शामिल थे। उस समय की स्थिति ये हुआ करती थी कि तालाबों से जानवर पानी पी सकते थे, अन्य धर्म के लोग भी पानी पी सकते थे, पर दलित समाज के लोग, अछूत समाज के लोग पानी नहीं पी सकते थे। जानवरों से भी ज्यादा खराब स्थिति उस समय अछूतों की थी। हालांकि कानूनी रूप से कोलावा जिले के महार नगर पालिका के अंतर्गत मौजूद चबदार तालाब में दलितों के लिए जो पानी का तालाब था वो खुल चुका था, पर ऊंची जातियों को ये मंजूर नहीं था कि कोई अछूत तालाब के पास भी पहुंच जाए। पानी पीना तो बहुत दूर की बात हुआ करती थी। जी हाँ, इसे कहते हैं मनुस्मृति का राज, जहां दलितों की स्थिति केवल गुलामी तक सीमित समझी जाती है। 1924 में दलितों को कानूनी अधिकार तो मिल गया था पानी पीने का चबदार तालाब से, परंतु सवर्णों के भय से यह संभव नहीं हो पा रहा था। महाड़ में महार जाति के काफी लोग रहा करते थे, साथ ही उनमें सामाजिक चेतना भी मौजूद थी और बाबा साहब का नाम भी वो लोग जानते थे। 1927 में 19 और 20 मार्च को दलित जाति परिषद का आंदोलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर ने की। इस सामाजिक सम्मेलन में 5000 से ज्यादा महिलाएं और पुरुष तक शामिल हुए और बच्चे भी शामिल थे। सम्मेलन में 4000 रुपए का पानी तक खरीदा गया था, क्योंकि पानी पीने में दिक्कत ना आए, क्योंकि सामाजिक स्थिति उस समय की बहुत ज्यादा खराब थी। पानी पीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। सम्मेलन में बाबा साहब ने लोगों से कहा, इस धरती पर हमारा भी बराबर का हिस्सा व हक है, इसलिए इसे पाने के लिए संघर्ष करो। हमेशा इस दयनीय दशा में नहीं रहना है। मरे पशु का मांसाहार बंद करो, सवर्णों का झूठा भोजन मत खाओ तथा हीनता की भावना से निकलकर अच्छा रहन सहन रखो। खेती करो, उद्यम करो, ऐसा काम करो कि तुम्हारी संतानें तुमसे अच्छा जीवन बिता सकें। और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य के माता पिता और पशु के नर्मदा में कोई अंतर नहीं रहेगा। आपको अपने अधिकार व आज़ादी कोई थाल में सजाकर नहीं देगा, इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। इसके बाद 19 मार्च को फैसला हुआ कि 20 मार्च को चबदार तालाब पर पहुंचकर अपने कानूनी अधिकार, पानी पीने के अधिकार को प्राप्त किया जाएगा। फिर बाबा साहब और उनके अनुयायी अनुशासन के साथ वहां पहुंचते हैं और पानी पीते हैं। इस प्रकार बाबा साहब पानी पीने के संघर्ष की लड़ाई की शुरुआत तो कर लेते हैं, पर आगे क्या होता है? आगे ये होता है कि सवर्णों को ये बात रास नहीं आती है। वे कुछ ही घंटों के बाद कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाते हैं और महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों पर लाठियों से हमला कर देते हैं और पंडाल को बुरी तरह ध्वस्त कर देते हैं, तोड़ देते हैं। बाद में तालाब का शुद्धिकरण भी करते हैं। मंत्रों से तालाब को शुद्ध किया जाता है, हवन होता है, गोबर, गौमूत्र, दूध, दही पानी में डाल करके
शुद्ध किया जाता है तालाब को। जी हाँ, इसे शुद्धिकरण कहते हैं ऊंची जाति के लोगों का। बाबा साहेब ने इसका विरोध करते हुए बहिष्कृत भारत में पूछा। दलितों का महार सत्याग्रह के बाद भी लगातार जो है बहिष्कार जारी था। उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था और जिस तरह तालाब का शुद्धिकरण किया गया था उससे दलित समाज को एक तरीके से बहुत चोट पहुंची थी, उन्हें बुरा लगा था। साथ ही 4 अगस्त 1927 को तालाब को अछूतों के लिए खोले जाने का जो प्रस्ताव पास हुआ था असेंबली के द्वारा, वो भी सवर्णों के दबाव से रद्द कर दिया गया था। अंबेडकर को इसका जवाब भी देना था। बहिष्कृत भारत से उन्होंने कई जवाब दिए भी थे। बाबा साहब का इसको जवाब देने के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी उन्होंने, और महार में आंदोलन की तैयारी पूरी हुई। फिर 24 दिसंबर को बाबा साहब और उनके सहयोगी साथी समुद्री मार्ग से महाड़ के लिए रवाना हुए, क्योंकि अन्य मार्ग से उनका विरोध होने की पूरी आशंकाएं थी सवर्णों के दबाव में। अगले दिन बाबा साहेब 10 गांव पहुंचे। वहां से महाड़ तक 5 मील का रास्ता पैदल तय किया गया बाबा साहब और उनके अनुयायियों के द्वारा। वहां से पुलिस अधीक्षक ने बाबा साहब से कहा कि 12 सवर्णों ने तालाब पर कानूनी रूप से मुकदमा दायर किया है, आप कलेक्टर से मिल लीजिए पहले। बाबा साहब उनकी बात मानते हैं और मुलाकात करते हैं। निश्चय होता है कि फिलहाल सत्याग्रह को रोक लिया जाए क्योंकि कानूनी मसला है। फिर ये प्रस्ताव पास रखा जाता है कि हिंदुओं की जो स्मृतियां हैं, जो ग्रंथ हैं, उनका विरोध किया जाए, उन्हें जलाया जाए, जिसके तहत मनुस्मृति का दहन का निश्चय हुआ। सवाल ये है कि मनुस्मृति को ही क्यों जलाया गया? चीजों को जलाकर विरोध करने का जो इतिहास पुराना रहा है, जैसे महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विदेशी कपड़ों को जलाकर अपना विरोध किया था, वैसे ही मनुस्मृति को जलाना और विरोध करना जरूरी था, क्योंकि मनुस्मृति ऐसा ग्रंथ है जो वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा देता है, जाति को बढ़ावा देता है, साथ ही महिलाओं को गुलाम जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर करता है, और उसकी जो सोच है वो यही है। तो और जो महिलाएं हैं वो देश की आधी आबादी भी हैं। मनुस्मृति में मौजूद कुछ श्लोक इस प्रकार हैं। अध्याय 5 श्लोक 148, जिसके द्वारा महिलाओं को पहले पिता, फिर पति और पति की मृत्यु हो जाने पर उनके बच्चों की दया पर जीने का प्रावधान है। अध्याय 4 श्लोक संख्या 78 से लेकर 81 तक, शूद्रों के लिए कोई शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, कानून पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं है, ना ही उन्हें सिखाए जाने की कोई आवश्यकता है, वो इस लायक नहीं है। अध्याय 8 श्लोक 20, केवल जन्म से ब्राह्मण होने पर भी व्यक्ति को मान्यता मिलेगी, चाहे उसमें ज्ञान की कमी क्यों ना हो। यानी जन्म से ब्राह्मण होने पर भी ब्राह्मण व्यक्ति हो सकता है सिर्फ जन्म के होने से। ये तो एक कुछ ही उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे श्लोक मनुस्मृति में आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर सभा में मौजूद पंडाल के सामने एक गड्ढा खोदा गया, वहां मनुस्मृति की चिता तैयार की गई। यह चिता बाबा साहब के एक ब्राह्मण सहयोगी गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे, जो सारस्वत ब्राह्मण थे, उन्होंने ही मनुस्मृति की चिता को तैयार किया। इससे यह भी साबित होता है कि बाबा साहब ब्राह्मणों के विरोधी नहीं थे, बल्कि ब्राह्मणवाद के विरोधी थे, जो बात शायद आज भी कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। तो इस तरीके से मनुस्मृति को जलाने की शुरुआत हुई, और जो लोग बाबा साहब को मानते हैं आज भी मनुस्मृति का दहन करते हैं। और ये जरूरी भी इसलिए माना जाता है क्योंकि आज भी मनुस्मृति का जो अस्तित्व है वो बरकरार है। आज भी मनुस्मृति के समर्थक विज्ञान के दौर में भी मौजूद हैं। आज भी जो महिलाओं की स्थिति है, कहीं ना कहीं जो सामाजिक जो दबाव है उसमें कहीं ना कहीं मनुस्मृति का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिखता है, लेकिन इस पर लगातार कार्य हो रहा है, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए हर वर्ष जो है बाबा साहब के अनुयायी मनुस्मृति को जलाते हैं और एक सिंबॉलिक विरोध करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारा सहयोग करें और बहुजन मीडिया को मजबूत बनाएं। जय सावित्री, जय भीम।